हेलो। आज हम लोग क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले ये फिगर समझिए, इसमें किरण आरेख बनाए गए हैं। ये कांच का एक गुटका है और इस गुटके के अंदर यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है। ओ से प्रकाश किरणें विरल माध्यम वायु में आ रही हैं, यानी यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यदि हम ठीक ऊपर से देखें तो प्रकाश किरण O से A पर आती है, जो अब लंबवत टकराती है, सीधे निकल जाती है। यदि बिंदु B के सीध में देखा जाए इधर, तो यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण बिंदु B पर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात अवलंब से दूर हट जाती है। अब एक प्रकाश किरण O से C पर जाती, तो यहाँ अपतन कोण बढ़ जाता है, तो ये अवलंब से और अधिक दूर हट जाती है। अब प्रकाश किरण जब O से बिंदु D पर जाती है, तो यह आपतन कोण इतना अधिक हो जाता है कि ये जो अपवर्तित किरण है वो इसके कांच के गुटके की सतह के समांतर अनुदिश हो जाती है, इधर अनुदिश हो जाती है। अब यदि O से D पर टकराती है, तो ये कोण इस वाले कोण से अधिक हो जाने पर यह देखा गया कि प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती, यानी उसी माध्यम में लौट आती। अब उसका अपवर्तन नहीं हो पाता बल्कि परावर्तन हो जाता है। तो अब जिस आपतन कोण पर प्रकाश किरण इस कांच के गुटके के सतह के अनुदिश हो जाती है, उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। और जब आपतन कोण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण का उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको और यहाँ पर भी समझ लीजिए। यहाँ पर हमने 4 प्रकाश किरणें दिखाई हैं। ये कांच का गुटका है, O वस्तु है, यहाँ से किरणें एक अवलंबवत जो बिना विचलित हुए सीधे गई, एक किरण OB जो बिंदु B पर आई, अपवर्तन के पश्चात अवलंब से दूर हटी, एक बिंदु C पर आई जो इस गुटके की सतह के ठीक अनुदिश हो गई, और बिंदु जब एक नेक्स्ट किरण OD आई तो यह पूर्णतया परावर्तित हो गई, अपवर्तित नहीं हुई वायु में। तो अब यहाँ पर हम लोग इस क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है क्रांतिक कोण, यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। या दूसरी और एक परिभाषा है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जब प्रकाश किरण उस सघन माध्यम की सतह के अनुदिश हो जाती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसे कैपिटल C से लिखते हैं। तो क्रांतिक कोण को कुछ लोग कैपिटल C से लिखते हैं, कुछ लोग IC से लिखते हैं। ये हो गया। तो ये है क्रांतिक कोण की परिभाषा। अब हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं। अब क्रांतिक कोण के बारे में आगे देखा जाए, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बाद में। अब क्रांतिक कोण मान लीजिए कि बिंदु C पर जो टकराने वाली OC किरण है वो अपवर्तन के पश्चात इस कांच और वायु के अंतरः पृष्ठ के अनुदिश हो जा रही है, ये अनुदिश हो गई। तो इस स्थिति में यदि हम स्नेल के नियम से देखें तो हो जाएगा साइन आपतन कोण साइन C हो जाएगा, अपान अपवर्तन कोण साइन के साथ तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से किरण यहाँ आई है तो हम लोग उल्टा लिखते हैं। अगर इसके माध्यम को N2 लिखें, इसके निरपेक्ष और इसके अपवर्तनांक को इसके अपवर्तनांक को N2 लिखें, इसके अपवर्तनांक को N1, तो जहाँ किरण पहुँचती है उसका ऊपर लिखा जाता है N1/N2 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये साइन 91 होता है, तो यह आ गया साइन C बराबर N1/N2। तो इसको पलट दें तो N2/N1 बराबर आ जाएगा 1/sin C। तो N2/N1 को हम क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे, या यूं कह लीजिए, कोई कांच ना कहिए, कोई सघन माध्यम है तो वायु के सापेक्ष किसी सघन माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 1/sin C के बराबर होता है, अर्थात क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग कांच लिए हैं तो इसको हम 1
N2 की जगह ANG लिख सकते हैं, ANG यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर साइन C अपान साइन 90 को हम GNA लिखेंगे अभी, क्योंकि प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जा रही है। और साइन 91 हो गया तो साइन C बटे 1 इजिकल GNA। अब इसको पलट देंगे तो ANG बराबर लिखा जाएगा 1 अपान साइन C, अर्थात कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये जो क्रांतिक कोण है यहाँ पर कांच और वायु युग्म के लिए है। अगर यहाँ पर माध्यम बदलेंगे तो क्रांतिक कोण भी बदल जाता है। अब यहाँ पर याद रखना है, कांच व वायु के अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कांच से जब किरण वायु में जाती है तो अंतरापृष्ठ पर जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री होता है। यानी 42 डिग्री कोण पर टकराने पर किरण कांच के पृष्ठ के अनुदिश हो जाती है या कांच और वायु के अंतरापृष्ठ के अनुदिश हो जाती है। तो ये है आपका क्रांतिक कोण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी पढ़ लीजिए यहीं से। तो सिंपल सा है कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन हो गई। अब आप इसको ढंग से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, उनको भी समझ लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण तो मृगमरीचिका है। मृगमरीचिका ये राजस्थान में गर्मियों के दिनों में यदि हम पेड़ को दूर से देखें तो वह उल्टा दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वास्तव में तो यह ऐसा महसूस होता है कि पेड़ के पास में पानी है जबकि पानी नहीं होता। तो इसी भ्रम को बोलते हैं मृगमरीचिका। इसी तरह से हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण हीरे के किसी एक सतह से अंदर प्रवेश करती है तो उसके अंदर उसका कई बार परावर्तन होता है और कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर किसी एक फेस से प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है। तो उस फेस से यदि हम उसको हीरे को देखें तो वह चमकता हुआ दिखाई देता है। और हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, वो 2.24 होता है। इस आधार पर यदि हम हीरे और वायु के अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण देखें तो 24 डिग्री होता है। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण किसी सतह पर इस प्रकार टकराती है कि आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तो प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है। जब तक 24 डिग्री से अधिक रहता है तब तक वह हीरे के विभिन्न पृष्ठों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी हीरे के अंदर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो उसी फेस से जिससे वो बाहर निकलती है उससे देखने पर हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी उदाहरण हैं, उनको भी समझ लीजिए। पूर्ण परावर्ती प्रिज्म जो होते हैं वो समबाहु समकोण त्रिभुज समकोण प्रिज्म होते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी एक कोण 90 अंश होता है और दो 45 के, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन प्रिज्मों द्वारा हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को 90 डिग्री या 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से इनको समझ लेना। यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा कि वायु और कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो 45 डिग्री पर पड़ती है, जो कि 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात यहाँ पर अब लंबवत टकराती बाहर निकल रही, इससे वो डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है जो 90 डिग्री से मूव कर जाता है। इसी तरह से यदि हम इस फेस से देखें तो यहाँ पर 180 डिग्री से यानी उल्टा हो जाता है प्रतिबिंब, ये 180 अंश से मुड़ जाता है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार अगर हम इस तरह से किसी प्रतिबिंब को देखें तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, यानी यदि यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बना है तो उसको हम सीधा देख सकते हैं। तो इस समद्विबाहु समकोण प्रिज्म के द्वारा हम प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ घटनाएं। और भी उदाहरण हैं जिनको और पढ़ लेना।